नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज YouTube का जो लेक्चर है प्रथम वर्ष की बात कर रहे हैं हम, सेकंड पेपर, जिसमें कि हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक समाज पर। वैसे मैंने बता दिया कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वो काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, अलग अलग ऋषियों ने इन वेदों के श्लोकों का संकलन किया, और उत्तर वैदिक काल में बाकी बचे तीनों वेद अर्थात सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। तो समाज के बारे में जानने से पहले हम बात करने जा रहे हैं ऋग्वैदिक समाज के बारे में। समाज में परिवार की स्थिति क्या थी, एकल थे या बहुल परिवार, संयुक्त परिवार थे, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, क्या उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, विधवाओं का जीवन कैसा था, सती प्रथा प्रचलन में थी या नहीं थी, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, खान पान क्या था, वस्त्र वेशभूषा कैसी थी, ये सारी बातें आज हम चर्चा इनके बारे में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं परिवार पे। इस काल में आर्यों का जीवन सुव्यवस्थित हो चुका था। समाज की मूल इकाई परिवार थे। परिवार पितृसत्तात्मक या पितृमूलक होते थे, यानी कि पिता ही संपत्ति का, घर का, पशुधन का, सबका मालिक होता था, और उसकी मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र होते थे उनमें उनकी संपत्ति बराबर बांट ली जाती थी। पिता को गृहपति भी कहा जाता था। सारी संपत्ति का उस पर अधिकार होता था। परिवार के बाकी सदस्यों को उसके आदेश मानने पड़ते थे। अवहेलना करने पर वो दंड दे सकता था। क्योंकि वो परिवार का मुखिया है, इसलिए परिवार के सदस्यों का लालन पालन, उनका विवाह करवाना, उनका ध्यान रखना उसका कर्तव्य होता था। इस काल में संयुक्त परिवार प्रचलित थे। माता पिता, भाई बहन, काका भतीजा, ये सब सामूहिक रूप से मिलजुल कर किया करते थे। यहाँ एक गोत्र शब्द की शुरुआत मिलती है हमें। गोत्र उन लोगों को कहा जाता था जिन परिवारों के गौधन जो हैं एक ही जगह बांधे जाते थे, उन सारे परिवारों को समान गोत्र का माना जाता था। संयुक्त परिवार प्रणाली दो तत्वों से थे। पहली तो थी अपने परिवार की संपत्ति की सुरक्षा करना, और दूसरा आजीविका, खेतीबाड़ी, पशुपालन या कुटीर, जो भी उद्योग धंधे, शिल्पकार वगैरह हुआ करते थे, वो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता था। परिवार सामूहिक हो तो ये सारे क्रियाकलाप करने में उन्हें आसानी हुआ करती थी। अब वैदिक काल में स्त्रियों का क्या स्थान था परिवार में और समाज में? मैंने बता दिया, परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। संपत्ति पर, परिवार के सारे निर्णयों पर पुरुष का हक होता था, लेकिन फिर भी समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्थान था। स्त्रियों का स्थान उच्च था। वे पति की अर्धांगिनी मानी जाती थी और गृह स्वामिनी मानी जाती थी। पत्नी घर है, पत्नी गृहस्थी है। सारे जो यज्ञ वगैरह, हवन, धार्मिक कार्य हुआ करते थे, वो स्त्रियों के साथ के बिना वो सब बेकार माने जाते थे। इसलिए सारे धार्मिक कृत्यों में सहधर्मिणी यानी पत्नी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। धार्मिक उत्सवों में, यज्ञ में स्त्रियां स्वतंत्रतापूर्वक भाग लिया करती थी। सबसे बड़ी बात, उस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, व्हील सिस्टम नहीं था। साथ ही साथ कन्याओं की शिक्षा का भी प्रबंध किया गया था। ऋग्वेद काल में कई सारी विदुषी स्त्रियां हुई हैं। कुछ एक के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी जिन्होंने वैदिक सूक्तों की रचना की है। इनमें कुछ नाम हैं अपाला, लोपामुद्रा, घोषा। ये सारी परम विदुषी स्त्रियां हुई है जिन्होंने ऋग्वैदिक ऋचाओं की रचना की है। इसके अलावा स्त्रियां शिक्षा तो प्राप्त करती ही थीं। कई स्त्रियां आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा प्राप्त करने का काम करती थी। ऐसी स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। वैसे सामान्यतः परिवार में स्त्री का काम घर का प्रबंधन, बच्चों का लालन पोषण करना और गृहस्थी के काम अन्य करना। ऋग्वेद में उसे कहीं अग्नि देवता के समान, कहीं उषा देवी के समान कहा गया है। फिर भी ऋग्वेद में कहते हैं कि पुत्रों की कामना ज़्यादातर श्लोक में, ज़्यादातर पूजा पाठन में पुत्रों की कामना की जाती थी, और कन्या जो है उसके जन्म पर उतना उत्सव नहीं मनाया जाता था जितना कि पुत्रों को। स्त्रियों को सभी प्रकार का सम्मान उपलब्ध था।
परंतु फिर भी आप देखो, शादी से पहले अपने पिता के नियंत्रण में, बाद में अपने पति के नियंत्रण में, और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको पुत्र के नियंत्रण में, यानी एक तरह से उसे सानिध्य में किसी के आश्रय में अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता था। अब हम आ जाते हैं विवाह पर। ऋग्वैदिक काल में विवाह की प्रथा जो है भली भांति प्रचलन में आ चुकी थी। विवाह एक उच्च और पवित्र संस्कार माना जाता था। विवाह से पहले जैसे आजकल के लड़के लड़की के माता पिता हैं, वो देखकर अगले जिससे रिश्ता होने जा रहा है उनकी सामाजिक स्थिति, चारित्रिक विशेषताएं और सारी देख कर करते हैं, वैसे भी करते हैं। इस काल में सगोत्र विवाह नहीं हो सकते थे। भाई बहन और जो 2-3 पीढ़ियों के नज़दीक का है उनमें विवाह नहीं हो सकता था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं सपिंड, सगोत्र और सप्रवर विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। हालांकि विवाह जो है एक ही वर्ण में होते थे, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग वर्णों में भी कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं। इन विवाहों को अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें पुरुष उच्च वर्ण का और महिला निम्न वर्ण की हो, और प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का और महिला उच्च वर्ण की हो। हालांकि प्रतिलोम विवाहों को थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखा जाता था, और इन विवाहों से जो पुत्र उत्पन्न होता था उसकी जाति जो निम्न जाति है जिसकी भी वो मानी जाती थी। सामान्यतया एक पत्नी की परंपरा प्रचलित थी, लेकिन राजा और जो संपन्न लोग हैं, धनी लोग हैं, वो कई सारी पत्नियां रख सकते थे, लेकिन स्त्रियां एक से अधिक पति नहीं रख सकती थी। बाल विवाह इस समय नहीं मिलते थे। इसके अलावा विवाह में विवाह विच्छेद का कहीं भी उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। अब उसके बाद में आ जाते हैं कि सती प्रथा उस दौर में प्रचलन में थी या नहीं थी। तो बता दें कि एक परिपाटी सी थी कि जब स्त्री के पति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो कुछ समय के लिए प्रतीकात्मक रूप से वो उसकी चिता पर लेटा करती थी और फिर उसको हटा लिया जाता था। ये परिपाटी आगे चलकर सती प्रथा की कुप्रथा के रूप में तब्दील होती चली गई। ऋग्वेद काल में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा बता दूं, 1-2 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है कई बार आपके। जब स्त्री के पति की मृत्यु हो गई और उसका कोई पुत्र नहीं है तो वो अपने देवर के साथ संभोग कर सकती है जब तक कि पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाए। हालांकि बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, लेकिन नियोग प्रथा घृणित नहीं समझी जाती थी। इसके अलावा पुत्र प्राप्ति के अस्थायी संबंधों का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन विधवा विवाह के उदाहरण हमें ऋग्वेद में कहीं भी नहीं मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारत में वैदिक काल में समाज को मुख्यतः 4 वर्णों में बांटा गया था। हालांकि ऋग्वैदिक काल तक 3 ही मुख्य वर्ण थे और अंत तक, ऋग्वैदिक काल के अंत तक 4था वर्ण अस्तित्व में आया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त पाया गया है जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त के अनुसार परमपिता ब्रह्मा, जिनके की नेत्रों से, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उनकी जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अब ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का काम भी अलग अलग है। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान पर आसीन थे। उनका मुख्य काम अध्ययन, अध्यापन कराना, यज्ञ करना आदि थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आसीन थे क्षत्रिय, जिनका के काम राज्य करना, प्रशासन करना, युद्ध लड़ना और यज्ञ करवाना थे। तीसरे स्थान पर वैश्य थे, जिसमें सारे कृषक, पशुपालक, दस्तकार, शिल्पकार आदि सभी आते थे, जो कि व्यापार, वाणिज्य, कृषि, शिल्पकारी के जरिए अपना जीविकोपार्जन करते थे। और इस वर्ण व्यवस्था में चौथे और अंतिम पायदान पर थे शूद्र, जिनका कि काम हुआ करता था उपर्युक्त जो तीनों वर्ण हैं अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सभी की सेवा करना।
माना ये गया कि जो युद्ध में पराजित अनार्य थे उनको बाद में दास या दस्यु बनाया गया और इनको निम्न स्तर के कार्यों में नियोजित किया गया। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था जो है अच्छी थी, लचीली थी। ऐसा नहीं है कि आपने जिस वंश में जन्म लिया है आप उस वंश के हो जाओगे। व्यक्ति के कर्मों के द्वारा उसका वर्ण निर्धारित किया जाता है। यहाँ ऋग्वेद में एक शिशु कवि आंगिरस लिखते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की पीसती हैं और हम तीनों मिलकर के आनंद से अपना जीवन बिताते हैं। यानी एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग काम किया करते थे। यहाँ वर्ण व्यवस्था उतनी जटिल नहीं हुई थी। एक और उदाहरण हमें मिलता है शांतनु और देवापी। देवापी पुरोहित थे और शांतनु राजा। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, जन्म प्रधान नहीं। अब हम आ जाते हैं उनकी वेशभूषा। ये चित्र आपको सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया गया है, कहीं से भी ऋग्वैदिक काल की वेशभूषा ये नहीं बताता है। आर्यों की वेशभूषा साधारण थी, वो 3 वस्त्र पहनते थे। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र धोती की तरह जो होता था उसे नीवी कहते थे। शरीर को शॉल की तरह ढकने वाला जो वस्त्र था उसे वास कहते थे और ऊपर से धारण किया गया वस्त्र अधिवास कहलाता था। इसके अलावा ये पगड़ी भी पहना करते थे। पगड़ी को ये उष्णीय कहा करते थे। ये कपड़े सूत, ऊन या मृग चर्म के बने होते थे और कई बार सिले भी कपड़े जाते थे। इन लोगों को रंगीन कपड़ों का भी काफ़ी शौक था। आर्य स्त्री और पुरुष दोनों ही बाल रखा करते थे, पुरुष दाढ़ी भी रखते थे। स्त्रियां तरह तरह के केश सजाती थी, वेणी गूंथती थी, जूड़ा बांधती थी और दोनों ही स्त्रियां और पुरुष आभूषण कई सारे गहने पहना करते थे, जिनमें निष्क जो कि पहले हार कहा था बाद में जो है एक मुद्रा के रूप में काम में लिया जाने लगा। कंठे, नुपुर, गजरे, भुजबंद, केयूर, कंकन, अंगूठी, कई सारे आभूषण ये लोग पहना करते थे। सिर पर एक विशेष आभूषण कुंभ धारण किया जाता था। अब आ जाते हैं हम इनके खान पान पर। आर्यों का खान पान सादा था, शक्तिदायक था। इनके भोजन में गेहूं, जौ, घी, दूध, दही, फल और सब्जियां खाते थे। हालांकि ये मांसाहारी भी थे। विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग किया जाता था और ऐसे ही अवसरों पर सोमरस जो कि एक मादक पेय पदार्थ था, नशा सा उत्पन्न करता था, उसको ये लोग पिया करते थे। ये शराब नहीं थी, एक वनस्पति का रस था। सुरापान भी प्रचलित था, हालांकि ऋग्वेद में उसे सुरापान की निंदा की गई है, जिससे लगता है कि आर्य विद्वान सुरापान यानी शराब से परिचित थे। आर्यों के आचार विचार बड़े सरल थे। बड़े बूढ़े गुरुजनों का आदर करना, छोटों से स्नेह करना, अतिथि सत्कार करना उत्तम समझा जाता था। आमोद प्रमोद के लिए भी इन्होंने कई सारे साधन थे, जिनमें नृत्य, गान और वाद्य के प्रदर्शनों से मनोरंजन किया करते थे। स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग लेते थे इनमें। नृत्य के लिए वीणा और करताल का प्रयोग था। गान में मंत्र होते थे, गीत होते थे। इसके अलावा घुड़ दौड़, रथ दौड़, मल्ल युद्ध, ये भी सारे मनोरंजन के केंद्र हुआ करते थे। इस काल तक आते आते जुआ या द्यूत क्रीड़ा का प्रचलन मिलता है, हालांकि इसे अच्छा नहीं माना जाता था। अब शिक्षा पर आ जाते हैं। ऋग्वेद काल में शिक्षा का बड़ा महत्व था। वैसे ये कहते हैं कि उस युग में शिक्षा मौखिक रही होगी, क्योंकि वेदों को भी आप देखते हो श्रुति कहा गया है। सुन सुना कर के लेखन उनका बहुत बाद में किया गया है। कई पीढ़ियों तक मौखिक रूप से रट कर फिर उसको सुना कर अगली पीढ़ी को ये सारे वेद पीढ़ियों तक प्रचलन में चलते चले जाए। शिक्षा का आधार सादा जीवन था, उच्च विचार था। हर ऋषिकुल में वैदिक विद्यालय था। ऋषि मुनि स्त्री और पुरुषों दोनों को शिक्षा प्रदान करते थे। गायत्री मंत्र उस के ज्ञान का उच्चतम छोर था। इस काल में संस्कृत भाषा बहुत उन्नत थी। व्याकरण मिलता है, क्लिष्ट व्याकरण काफ़ी मिलता है। हर क्रिया के अलंकार, वचन, पुरुष और कारक और विभक्तियों के रूप भी नियम थे। उच्चारण के लिए 7 तरह के वाक और वाक की 4 अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। शिक्षा का लक्ष्य बौद्धिक विकास और आचरण और सभ्यता का विकास करना है। इसमें आत्मनिरीक्षण की पद्धति पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। तो बच्चों, ये थी ऋग्वैदिक कालीन समाज की मुख्य विशेषताएं, जिनको कि अगर प्रश्न आता है तो आपको इन
बिंदुओं पर अपना उत्तर केंद्रित करके लिखना होगा। उम्मीद कर रही हूँ कि न सिर्फ परीक्षा में ये लेक्चर आपके लिए सहायक होगा, बल्कि आपके ज्ञान की अभिवृद्धि में, इतिहास के प्रति आपकी रुचि की अभिवृद्धि में ये लेक्चर ज़रूर सहायक होगा। धन्यवाद।